तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा 2026 एडिशन घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की कुछ दिन पहले ही रिलीज की गई थी पब्लिकेशन की तरफ से। और हमेशा की तरह इस बार भी मैं ऑलरेडी 26 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये 27वां वीडियो है जिसमें 10-10 घंटे की मुझे लगता है 1, 2 शायद 2 वीडियो 10-10 घंटे की अभी तक अपलोड हो चुकी है। और ये आपका 27वां वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके मन में सवाल होगा कि बुक तो अभी लॉन्च हुई तो 27 वीडियो कब बन गए? देखो, इससे पहले मैं 2025 एडिशन का सॉल्व कर रहा था जिसमें 2024 तक के क्वेश्चन थे। 2025 के जनवरी तक या फरवरी तक जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनको शामिल कर लिया गया था पेपर को। उसके बाद के यानी कि जनवरी-फरवरी 2025 के बाद जो भी पेपर हुए होंगे स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी प्री के, वो सभी आपको इस 2026 वाले एडिशन में देखने को मिलेंगे। और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी 2026 तक के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे या पेपर जो होगा 2026 जनवरी के बाद जो पेपर लिया जाएगा वो सब आपको मिलेगा अब 2027 एडिशन की बुक में। तो यहाँ पर इससे पहले जो 2025 एडिशन की बुक थी उसकी मैंने 26 क्लासेज अपलोड कर रखी हैं। अब मैं 27 से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। पहले पूरा कंप्लीट नोट्स मैं आपको बताऊँगा, वो भी हैंड रिटेन नोट्स इस बार मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं हैंड रिटेन नोट्स बना लेता हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स होगा जिसमें घटना चक्र पूरा कवर किया रहेगा। उसके अलावा एनसीईआरटी और जो भी अच्छे बुक्स हैं उनसे मैंने हेल्प ली है नोट्स रेडी करने के लिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम कवर करेंगे, ठीक है? तो संपूर्ण पॉलिटी के सीरीज में ये 27वां क्लास है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद के टॉपिक को कवर करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बुक जो है 2026 एडिशन की है और इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन यानी जनवरी 2026 तक के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था हम स्टार्ट करेंगे और ये क्लास 27वां है। आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, आपको कंप्लीट नोट्स समझ आएगा। और जिस तरह से बीपीएससी एईडीओ का पेपर हुआ है और सभी लोग कह रहे हैं कि एईडीओ में काफ़ी टफ पेपर आ गया है जीएस का, तो जिस तरह का ये पेपर बना है उसको कवर करने के लिए निश्चित तौर पर आपको जिस तरह मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है इस क्लास का, वो देख के आप समझ पाएंगे कि जो आगे आने वाले पेपर्स होंगे अगर ऐसा ही पेपर उसमें आया तो आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये भी देख सकते हैं कि पहले कौन-कौन सा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है और आज कौन-सा टॉपिक कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 से लेकर के और ये 14 तक, इसके अलावे 15 और 16 राष्ट्रपति तक के यानी कि 16 टॉपिक अभी तक मैंने कवर कर दिए हैं। जो 17वां टॉपिक है यानी कि उपराष्ट्रपति का, ये आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। नोट्स स्टार्ट कर रहा हूँ। नोट्स खुद मेरे द्वारा ही बनाया गया है, हालाँकि कई सारे बुक्स से हेल्प लिया गया है यहाँ पर। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए और नोट्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ क्लास की यदि पीडीएफ चाहिए तो द जीएस सॉल्वर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए, उपराष्ट्रपति जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, सबसे पहले तो देखिए कि इनकी जो वरीयता क्रम है यानी कि संवैधानिक पदों में यदि आप देखिएगा तो वरीयता क्रम में सबसे वरीय यानी कि सबसे ऊपर का जो पोस्ट माना जाता है वो माना जाता है राष्ट्रपति का। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पद क्या है? राष्ट्रपति का। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है वो उपराष्ट्रपति का है यानी वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये ध्यान रखना है, कई बार आपको वरीयता क्रम भी पूछ लिया जाता है तो वरीयता क्रम में आप देखिएगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो उपराष्ट्रपति बनाने का ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति बनाने का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हालाँकि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, दोनों के कार्य और दायित्वों में थोड़ा अंतर होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा पावर होता है, भारत के उपराष्ट्रपति की अपेक्षा। ठीक है, तो 2 चीज़ें अभी तक आप समझ पाए, एक तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा पद है भारत में। और भारत में उपराष्ट्रपति
के निर्वाचन या उसको बनाने का जो प्रावधान लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उससे संबंधित अनुच्छेद ज़रूर याद रखना होता है, क्योंकि जो भी आर्टिकल होते हैं, उससे संबंधित अनुच्छेद होते हैं, वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम अगला जो कवर करेंगे, हमारा जो आप देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग है, वो है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। यानी कौन-कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। इसमें डायरेक्ट अगर आप याद रखना हो, चूँकि कई बार ऑप्शंस इसी तरीके से मिलते हैं, तो आप याद रखिए आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक, यानी 63rd टू 71st 63 से लेकर के 71 तक जितने भी आर्टिकल हैं, ये भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। वन बाय वन कवर करेंगे कि कौन-सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के बारे में क्या प्रावधान करता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा, तो सबसे पहला अनुच्छेद था हमारा अनुच्छेद 63rd। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति की परिभाषा है और ये बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, यानी एक उपराष्ट्रपति भारत का होगा। ये कौन-सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 63rd। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, जिसमें आप देखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद क्या है? 64 है। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है और कई बार पूछा गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। आप राज्यसभा के बारे में पढ़िएगा, तो वहाँ भी आप देखिएगा आर्टिकल 89 का जो पहला है खंड, उसमें भी ये बोला गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति किसको माना जाएगा? उपराष्ट्रपति को। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि राज्यसभा का सभापति के पद पर जब तक उपराष्ट्रपति काम करते हैं, तब तक ये निश्चित करना होता है कि उपराष्ट्रपति किसी और पद पर साथ ही साथ जिससे कोई लाभ मिल रहा हो, यानी जिसका कोई वेतन मिलता हो या कोई भत्ता मिलता हो, ऐसा किसी और पद को ये धारण नहीं करेंगे। जैसे आप राज्यपाल में या ऐसे कई सारी चीज़ों में देखेंगे कि एक राज्यपाल दूसरे जगह के प्रभार में होते हैं या दूसरे काम करते हैं, वैसा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है? अब आता है इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, जो कि है अनुच्छेद 65। इसमें क्या बोला गया है? इसमें राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान, यानी अचानक से राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाए, तो आप बोलेंगे अचानक से कैसे खाली हो जाएगा? मान लो एक्सीडेंट हो गया राष्ट्रपति का, या फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज उनको हो गए, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया और वो काम करने की स्थिति में नहीं है, मानसिक संतुलन खराब हो गया, कोई भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। या मान लो कुछ समय की उनको छुट्टी ही चाहिए लंबी, जैसे मेडिकल लगाकर या मेडिकल इश्यूज के वजह से वो लंबा छुट्टी ले लिए, ऐसा कुछ हो जाए, तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही हैं जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तब इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है, यानी कार्य करने के लिए इनको बनाया जाता है। और ये तब तक कार्य करते हैं राष्ट्रपति के पद पर जब तक कि नया राष्ट्रपति या पुराना वाला ही राष्ट्रपति वापस से अपना कार्यभार न संभाल ले। यानी कि मान लो पुराने राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं रहे या पद का त्याग कर दिया उन्होंने, या कुछ भी हो गया, तो जब तक अब नया राष्ट्रपति का निर्वाचन करके उनको नहीं शपथ दिला दिया जाए, तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और ये प्रावधान है आर्टिकल 65 के आधार पर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो लिखा गया था कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभाल लेते हैं किसी कंडीशन में, तो वैसे में उनको राज्यसभा के सभापति पद से हटना होता है। यानी कि उस कंडीशन में जब वो राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं, तब वो राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं माने जाते हैं। क्यों नहीं माने जाते हैं? क्योंकि जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तो उनको जो वेतन मिलता है, जो भत्ता मिलता है, वो प्रेसिडेंट वाला ही मिलता है। यानी कि वो भत्ता राष्ट्रपति का मिलता है। राष्ट्रपति को जितना भत्ता जो भी मिलता है, वो सब उपराष्ट्रपति को दिया जाता है जब वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। तो चूँकि अब वो दूसरा पद काम कर रहे हैं जिससे लाभ मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उनको सभापति वाला कार्य नहीं करना रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आगे हम फिर पढ़ेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 66 क्या कहता है। अनुच्छेद जो 66 है, इसमें बताया गया है किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के चुनाव और उनकी योग्यता के बारे में, कि इनका चुनाव किस प्रकार होगा, निर्वाचन कैसे होगा और
उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 67 में लिखा गया है। फिर 68 की बात करें, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में यदि रिक्ति हो जाए, तो उस रिक्ति को किस प्रकार भरना है, ये सब आपको आर्टिकल 68 में मिलेगा। फिर आप देखिएगा इसके बाद आता है आर्टिकल 69। 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति किस प्रकार शपथ ग्रहण करेंगे, उनको शपथ कौन दिलाता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे आर्टिकल 69 में। फिर आर्टिकल 70 में ये बोला गया है कि यदि कोई अचानक से कोई ऐसा घटना हो गया या कोई ऐसा मान लो समस्या उत्पन्न हो गया जिसके बारे में संविधान में कोई उपबंध नहीं लिखा गया है, तो उस समय अब यदि राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बात किया जाए कि राष्ट्रपति का काम कौन करेगा फिर वैसे कंडीशन में, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है कि अब ये शक्ति संसद के पास है कि संसद किससे ये काम कराएगी या कोई नया नियम लाती है। तो ये संसद के ऊपर है कि कोई भी अचानक से ऐसा कंडीशन आ गया जब राष्ट्रपति के बारे में या उनके कार्य से संबंधित कोई प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुरूप नहीं मैच कर रहा है, तो फिर संसद पर ये चीज़ छोड़ दिया जाता है। अब देखिएगा आखिरी अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित वो है अनुच्छेद 71। इसमें बोला गया है कि उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई मामला या कोई विवाद फंसता है, तो उस विवाद का निपटारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय करती है और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वही अंतिम फैसला माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये समझा अभी कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 63 से 71। फिर हमने वन बाय वन करके देखा कि किस अनुच्छेद में क्या बोला गया है। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि कौन-कौन से इसमें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट। का जो महत्वपूर्ण बात आता है वो ये कि उपराष्ट्रपति के आखिर काम क्या हैं? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कौन-कौन से कार्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं, ये हमें देखना है। तो देखिए आर्टिकल 63 हमने देखा था कि इसमें बस ये लिखा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अब 64 में ये बोला गया है कि उसका सबसे प्रमुख काम जो होता है उपराष्ट्रपति का, वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। आपको ये बता दूं कि 89 का पहला जो खंड है अनुच्छेद जो 89 है उसका पहला खंड, उसमें भी ये निर्धारित किया गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं कहा जाता है, सभापति कहा जाता है। अध्यक्ष लोकसभा में चलता है, तो राज्यसभा का जो सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति ही होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई कि अनुच्छेद 64 में ये भी निर्धारित किया गया है कि सभापति के रूप में यदि उपराष्ट्रपति काम कर रहे हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति किसी अन्य ऐसे पद को धारण नहीं करेंगे जिससे कोई लाभ मिलता हो, यानी लाभ प्राप्त होने वाले किसी भी और पद को ये धारण नहीं कर सकते हैं जब वो सभापति के रूप में काम करेंगे। और इसी आधार पर आप देखिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पोस्ट पर यानी राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं, तो उनको चूंकि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता प्राप्त होने लगता है, यानी उन्होंने लाभ वाला पद ले लिया, तो ऐसे कंडीशन में वो सभापति के रूप में काम नहीं करते हैं। आप देखिएगा, अब हम बात करेंगे आगे कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के क्या-क्या दायित्व होते हैं और ये क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, इसमें सबसे पहला है सदन में प्रयुक्त विधेयक पर विचार विमर्श करवाना। जो भी विधेयक राज्यसभा में लाया जाए उस पर विचार विमर्श करवाना और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करना और उस पर स्वीकृति प्रदान करना। आप देखिएगा, सदन में यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके संदर्भ में अपना निर्णय भी ये दे सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिएगा, तो सदन में यदि कोई असंसदीय या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उसके प्रयोग पर भी रोक लगाना सभापति का प्रमुख कार्य होता है। तो चूंकि सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं, इसीलिए ये सारे दायित्व उपराष्ट्रपति के भी हुए जब वो सभापति के रूप में काम कर रहे होते हैं। अगला उनका जो कार्य निर्धारित किया गया है वो आर्टिकल 65 में है, हमने पहले भी चर्चा किया है। इसके अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति पद की यदि आकस्मिक रिक्ति हो जाए, यानी किसी कारण से राष्ट्रपति की पद खाली हो जाए या वो अनुपस्थित नहीं है राष्ट्रपति, तो ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
कार्य करते हैं, यानी राष्ट्रपति के सारे दायित्वों को ये संभालते हैं। और कब तक संभालेंगे? जब तक कि पुनः राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लें या फिर नया राष्ट्रपति का निर्वाचन कर उनको शपथ नहीं दिला दिया जाए, तब तक ये बने रहते हैं उस पोस्ट पर। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में जब ये कार्य करते हैं तो इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति पद पर कार्य नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मैंने समझा ही दिया, क्योंकि राष्ट्रपति से वेतन और भत्ता इनको प्राप्त होता है और ये साफ कहा गया है आर्टिकल 64 में कि सभापति के पद पर उपराष्ट्रपति तभी काम करेंगे जब ये किसी और लाभ वाले पद पर काम नहीं कर रहे हों। और ऐसे में आप देखिएगा, यानी कि जब ये सभापति का पद पर कार्य नहीं करके राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे होते हैं, तब आर्टिकल 97 के अधीन सभापति को मिलने वाले जो भी वेतन और भत्ते होते हैं वो उपराष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों प्राप्त नहीं होंगे? क्योंकि वो अभी सभापति के पद पर कार्य ही नहीं कर रहे हैं, वो तो राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सभापति को जो भी वेतन मिलता है वो इनको नहीं दिया जाता है। देखिए एक दो और चीजें याद रखनी है, जैसे जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो ऐसे में उनको राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, और जो भी राष्ट्रपति का अधिकार होता है, जो राष्ट्रपति को भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है, वो सभी उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं। और ये आर्टिकल 65 के तीसरे खंड में लिखा गया है। आगे देखिएगा आप, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की ही अनुपस्थिति में, यानी कि मान लो हमने तो ये पढ़ा कि यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो या उसका पद खाली हो गया हो तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर काम करते हैं। लेकिन मान लो ऐसा सिचुएशन आ जाए जब राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हों और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हों, तो सोचो कि वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति के का पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ऐसे कंडीशन में क्या नियम है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो गए हों, तो उस कंडीशन में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। यानी राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा वैसे कंडीशन में? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब सोचो कि यदि मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित नहीं है, आप देख रहे हैं, यदि वो भी अनुपस्थित हों, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उनको राष्ट्रपति का कार्यभार दिया जाएगा। तो ये याद रखना है। और कार्यभार कभी भी राष्ट्रपति का तभी तक रहता है जब तक कि अगला राष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाए, यानी कि उनका निर्वाचन समाप्त करके वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लें। अगला सब एक और इम्पोर्टेंट नोट है, आपको याद रखना है, क्या है? भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये राष्ट्रपति के तौर पर अस्थायी रूप से काम करते हैं। यानी भारत में उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से ही राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करते हैं, तभी तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। जबकि अमेरिका, जहां से राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, वहां से लेकर के अमेरिका में राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए या पद उसका खाली हो जाए राष्ट्रपति का, तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति ही बाकी बचे हुए कार्यकाल तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, और ये अस्थायी तौर पर होता है। यानी कि मान लो वहां पर यदि 5 साल का कार्यकाल है राष्ट्रपति का, और पहले ही साल मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो अभी तो 4 साल बाकी ही है राष्ट्रपति का कार्य संभालने के लिए। तो ये पूरा 4 साल जो बचा है, अब ये कौन संभालेंगे? वाइस प्रेसिडेंट जो वहां के होंगे, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, वो ये पूरा 4 साल कवर करेंगे राष्ट्रपति के तौर पर। ऐसा नहीं है भारत जैसा। भारत में क्या होगा? भारत में अगर ये कंडीशन उत्पन्न हुआ तो तुरंत चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का काम प्रारंभ करेगी, और जब तक ये चुनाव खत्म होकर अगला उपराष्ट्रपति नहीं अपना पद ग्रहण करेगा, मान लो उसमें 6 महीने लगे, 3 महीने लगे या 5 महीने लगे, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, और जैसे ही नया राष्ट्रपति आ जाएगा फिर ये अपना पुराना काम वापस कर लेते हैं। ऐसा ही केस एक मैं बताता हूँ। मई 1969 की बात है, और उस समय जो राष्ट्रपति थे भारत के, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उस कंडीशन में हुआ क्या था, उनकी मृत्यु जब हुई मई 1969 में, तो उनकी मृत्यु होने पर अचानक, अब मान लो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो गया, तो उसके स्थान पर, यानी कि राष्ट्रपति के बदले में अब कौन काम करेगा? तो आर्टिकल 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को अब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना था, और उपराष्ट्रपति थे उस समय वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जो थे, इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार तत्काल तो संभाल लिया, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति का अब चुनाव प्रारंभ हो गया कि राष्ट्रपति किसको बनाया जाए, उसके लिए निर्वाचन शुरू किया गया।
तो राष्ट्रपति का चुनाव इनको भी लड़ना था, यानी वीवी गिरी भी चाहते थे कि मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं। तो अब चुनाव लड़ने के लिए क्या किया इन्होंने, चुनाव लड़ने के लिए वो उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए, क्योंकि आपको पता है उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी रहेगा वो लाभ का दूसरा पद धारण नहीं कर सकता है साथ साथ है, ठीक है, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो इसीलिए इन्होंने पहले अपने पद से त्यागपत्र दिया और फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये जीत भी गए थे उस समय। तो अब देखिएगा जब इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया, यानी राष्ट्रपति तो रहे नहीं, उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, लेकिन अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब जब वो भी नहीं रहे तब कौन संभालेगा राष्ट्रपति का कार्यभार? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एम हिदायतुल्ला। तो इन्होंने एम जो हिदायतुल्ला थे, ये उस समय 20 जुलाई से लेकर के और 24 अगस्त 1969 तक उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। देखिए 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए, एक तो वीवी गिरी और दूसरे आर वेंकट रमन, जो अपना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति के पद पर चुन लिए गए। जैसे वीवी गिरी का स्टोरी आपने सुन ही लिया, ये उपराष्ट्रपति थे, तभी इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपना पद त्याग कर दिया उपराष्ट्रपति का और चुनाव जीते और राष्ट्रपति बन गए। और ऐसा ही आर वेंकट रमन का केस है। तो ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल यानी पूरे 5 वर्षों तक उपराष्ट्रपति का कार्यभार नहीं किया संभाला, उससे पहले ही ये चुनाव लड़े और राष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीत गए। अब एक और ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनका नाम आपको याद रखना है, वो थे कृष्णकांत जी। तो कृष्णकांत एक मात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल यानी पदावधि के दौरान ही हुई थी। यानी जब ये कार्य कर रहे थे उपराष्ट्रपति के पद पर, तो कार्यकाल के दौरान ही, यानी अभी 5 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो अपना टॉपिक है यहाँ पर, वो ये है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या योग्यताएँ हैं। हमने देखा था कि आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में और उसकी योग्यताएँ के बारे में लिखा गया है। तो अभी हमने इससे पहले देखा उपराष्ट्रपति का कार्य। अब देखते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब देखिए आर्टिकल 66 के तीसरे खंड में ये निर्धारित किया गया है कि चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उपराष्ट्रपति के पद पर, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला बात। और दूसरा क्या है, दूसरा कि 35 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण होनी चाहिए। ये जो 35 वर्ष वाला केस है, ये अभी बीपीएससी एईडीओ में पूछा भी गया था। 14 अप्रैल का को जो पेपर था, उसमें 14 अप्रैल 2026 को जो बीपीएससी का एईडीओ का पेपर था, उसमें पूछा गया। और तीसरा क्या है, राज्यसभा, 1 मिनट। तीसरा क्या था, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, क्योंकि राज्यसभा का अल्टीमेटली उसको सभापति बनना है। इसीलिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो भी योग्यताएं हैं वो भी इसमें होनी चाहिए। तो 3 प्रमुख योग्यता हो गई, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए कम से कम, और तीसरा कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों अगले आर्टिकल की, जो कि है आर्टिकल 66 का चौथा खंड। इसमें बोला गया है संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्था या प्राधिकरण के अंतर्गत कोई भी लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति, जैसे कि सरकारी कर्मचारी हो गया, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होता है। ध्यान रखना है कि नेताओं ने अपने लिए इसमें छूट बना रखी है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ और राज्य के मंत्री इसके अंतर्गत लाभ वाले पद नहीं माने जाएंगे, यानी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये रहता है कि चुनाव जीतने के बाद उनको भी अपने पद का त्याग करना रहता है, क्योंकि वो लाभ वाला पद है, लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी होगा तो चुनाव लड़ने से पहले ही उसको
अपना त्यागपत्र देना होगा। ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित व्यक्ति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और यदि वह कहीं का सदस्य है यानी कोई मंत्री वगैरह है तो उपराष्ट्रपति बनने पर पद ग्रहण करने से पहले ही उसे अपना पद छोड़ना होता है। तो ये लगभग उससे मिलता-जुलता नियम है। अब आगे हम देखेंगे कि चलिए अब राष्ट्रपति का चुनाव कराना है तो नॉमिनेशन कराने के लिए क्या-क्या होना चाहिए? नामांकन कैसे कराया जाए? अब देखिए आर्टिकल 66 में ही चूंकि निर्वाचन से संबंधित सभी बातें बताई गई हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो यहीं पर ये बात क्लियर कर दिया गया है। देखिए निर्वाचन में नामांकन करने वाले प्रत्याशी, जो भी नामांकन लेने वाला प्रत्याशी है, उसको कम से कम ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जिसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि संसद के सदन से 20 लोग प्रस्तावक के तौर पर और 20 लोग अनुमोदक के तौर पर उसका समर्थन करेंगे तभी वो नामांकन करा सकता है। और नामांकन कराते समय एक जमानत राशि भी जमा की जाती है। जमानत राशि सिक्योरिटी मनी के जैसा आप समझ सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने वाला जो भी उम्मीदवार होगा उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपए का जमानत राशि जमा करना रहता है, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। कोई भी प्रत्याशी अगर चाहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँ, अपना नॉमिनेशन वापस कर लूँ, तो जब तक नॉमिनेशन का डेट रहता है उस समय सीमा के अंदर वो चाहे तो अपना नामांकन वापस भी ले सकता है कि नहीं भाई मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। ठीक है। अब अगला आप देखिए इसके बाद आता है कि नामांकन हो गया तो चुनाव की प्रक्रिया क्या है। देखिए उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों उसमें संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सभी सदस्य का मतलब जो निर्वाचित सदस्य हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं वो सभी उसमें भाग लेते हैं और सबको मिला करके एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और फिर उसी निर्वाचक मंडल के लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो मुख्य रूप से यदि आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है यानी कौन वोटिंग करता है, तो मतदान कौन करता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यानी कि चाहे वो निर्वाचित हो या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया हो, सभी भाग लेते हैं। निर्वाचन किस प्रकार का होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ध्यान देना है एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि राज्य से यानी किसी भी राज्य का विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में न तो राज्यों के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि मतदान करते हैं और ना ही राज्यों के विधान परिषद के सदस्य मतदान कर सकते हैं। इवन ये याद रखिएगा कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों ही कंडीशन में ये भाग नहीं लेते हैं। कौन? विधान परिषद के सदस्य, राज्यों के विधान परिषद के सदस्य। और राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ये जब राष्ट्रपति का 1 मिनट। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें ये भाग ले सकते हैं, ठीक है? विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भी भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों में से कोई भी भाग नहीं लेता है। कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे संसद के मनोनीत जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति के मतदान में आपने पढ़ा था कि संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ये उपराष्ट्रपति की बात चल रही है, लेकिन यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो उसमें जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। ऐसे ही राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने दिया है और वो लेते भी हैं। और राज्य विधान परिषद की अगर हम बात करें, तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, वो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति किसी के भी चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर अगर आपसे कोई ये पूछे कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो इसका जवाब अब देखिए कोई भी व्यक्ति मैंने बताया कि यदि आपसे ये पूछे कि कितनी बार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितनी भी बार उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है और इसके लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अब बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। पहला बात है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कार्यकाल की। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अनुच्छेद जो
67 है, इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो पद ग्रहण की तिथि से अगले 5 वर्ष तक होता है। और इससे पहले यानी कि इस 5 वर्ष से पहले यदि उपराष्ट्रपति खुद की इच्छा से चाहे त्यागपत्र देना, तो राष्ट्रपति के नाम से संबोधित करते हुए वे अपना हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र लिख करके राष्ट्रपति को सौंपकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, यानी अपना पद छोड़ सकते हैं। और चुनाव आयोग को हमेशा ही उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं हो कि उपराष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल है उसका समाप्त हो, उसके बाद फिर अगले के लिए चुनाव करेंगे, ऐसा नहीं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। कार्यकाल समाप्त होने पर भी ध्यान दीजिएगा, पूर्व का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्य करते रहते हैं जब तक कि अगला निर्वाचित उपराष्ट्रपति आकर शपथ नहीं ले लेते। यानी कि भले ही 5 वर्ष समाप्त हो गया हो, यदि चुनाव आयोग की तरफ से देरी होती है तो अगले उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने के पूर्व तक पिछले उपराष्ट्रपति ही कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति के पद पर। अब आगे देखिएगा, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा आर्टिकल 65 में कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या अचानक से ये पद खाली हो जाए राष्ट्रपति का, तो उनके बदले में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करने लगे तो फिर उपराष्ट्रपति के पद का क्या होगा, उस पर कौन काम करेगा? या मान लो उपराष्ट्रपति की ही मृत्यु हो जाए, किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो कौन उसके जगह पर काम करेगा? तो देखिए, मृत्यु या अचानक रिक्ति या त्यागपत्र के मामले में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसी और को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। यानी कि पद खाली रहता है और अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी की जाती है। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक खाली ही रहता है, इनके जगह पर कोई नहीं काम करता। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब भी उनके स्थान पर कोई काम नहीं करता और उपराष्ट्रपति का पद उस समय भी खाली ही रहता है। अब बात आता है कि क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है? तो देखिए, महाभियोग द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य यदि चाहें तो बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए वो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, और यदि उन्होंने यानी राज्यसभा के सदस्यों ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए और यही प्रस्ताव लोकसभा द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, यानी उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राज्यसभा में लगता है, राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है उपराष्ट्रपति का पद हटाने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, ठीक है। और यही प्रस्ताव लोकसभा यदि स्वीकार कर लेती है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रस्ताव पारित करने से पहले कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देना होता है कि आपके ऊपर हम लोग महाभियोग लगा रहे हैं। तो 14 दिन पहले इसकी सूचना देना आवश्यक है। अब देखिए, लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव को समर्थन देने हेतु यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लगता है उस पर समर्थन देने के लिए लोकसभा में केवल साधारण बहुमत यानी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत उसके लिए नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। देखिए, अनुच्छेद 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ डायरेक्ट राष्ट्रपति सीधे दिलाते हैं या फिर उनके द्वारा नियुक्त किसी और अन्य व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 69 है। 2 उपराष्ट्रपति दोस्तों ऐसे हैं जो 2-2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे डॉक्टर हामिद अंसारी। ये दोनों ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर जो निर्वाचित हुए। अब आखिरी जो पॉइंट है वो है वेतन और भत्ते को लेकर के कि उपराष्ट्रपति को आखिर कितना वेतन मिलता है, क्या भत्ते मिलते हैं। देखिए, ऐसे तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन इनको नहीं मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है, कोई वेतन इसके लिए निर्धारित नहीं किया गया है। तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या इनको कुछ भी वेतन नहीं मिलता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति, तो इस सभापति के रूप में इनको 4 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। 4 लाख रुपए मासिक वेतन सभापति के तौर पर दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। ठीक है। अब देखिए, 1997 से उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्त होने के पश्चात यानी रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन भी देने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो नोट्स है वो खत्म होता है। आई होप कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप नहीं उसको छोड़ेंगे, आप निश्चित तौर पर उसको सॉल्व कर पाएंगे।
तो अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके जाना। अब देखिए, काफ़ी लोगों का ऐसा भी कमेंट रहता है कि बुक वाला नोट्स आपने नहीं बताया, तो बुक वाला नोट्स जो है, इसमें जितनी चीज़ें हैं वो ए टू जेड चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं, अपने जो हैंड रिटेन नोट्स था उसमें। हालाँकि जब आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगा क्लास की, तो उसमें बुक की नोट्स भी शामिल रहेगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। अब मैं सीधे यहाँ से क्वेश्चन पर आता हूँ और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण यानी कि निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। यानी कि जिस निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है या चुनाव किया जाता है, उसमें कौन-कौन शामिल होते हैं? या सीधे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो मतदान करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन है आपके पास, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, या दोनों सदनों के सभी सदस्य, या फिर राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। देखिए, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 66 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, और उसमें साफ शब्दों में लिखा गया था कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे, चाहे वो मनोनीत हों या निर्वाचित हों, सभी लोग शामिल होंगे। तो ऑप्शन बी सही होगा। आपको याद होगा कि किसी भी राज्य के विधानसभा या फिर उसके विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये दोनों तो ऐसे भी गलत हो गए, और निर्वाचित वाला होगा नहीं क्योंकि मनोनीत वाले लोग भी शामिल रहते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 66 के पहले खंड के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं, उनको मिलाकर बनने वाला निर्वाचक गण जो होता है, उनके सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला सवाल जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस 2025 का, जो कि आपके 2025 वाला जो एडिशन है घटना चक्र का, उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, सवाल क्या है, अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? यानी कि पिछला ही क्वेश्चन जो हमने किया है, और वो ऑलरेडी यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन 2012 में ही। तो क्वेश्चन रिपीट तो हुआ है, हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि आगे रिपीट होता रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। यही सारे अनुच्छेद आएँगे, अलग से अनुच्छेद थोड़ी आ जाएगा, बस कथन कारण आ जाता है, तो लोगों को थोड़ा टफ लगता है। टफ इसलिए वो लगने लगता है क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें वो पूछ लेते हैं, या क्वेश्चन को जानबूझकर लंबा लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर सवाल वही है और आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। अब अगला सवाल मिलता-जुलता है, उत्तराखंड पीसीएस में ही पूछा गया है 2002 में। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा या निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है? देखिए, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाला निर्वाचक मंडल अलग होता है। किस मायने में अलग होता है? उसमें मनोनीत सदस्य संसद के भाग नहीं लेते हैं और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं। जबकि ये दोनों ही कंडीशन उपराष्ट्रपति में लागू नहीं होता है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अगला सवाल है, देखिए, एमपी पीसीएस का सवाल पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव होता है, या राष्ट्रपति द्वारा उनको मनोनीत कर दिया जाता है, या लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं? देखिए, विधानसभा का कोई रोल नहीं है, विधानसभा राज्यों के लिए होता है, और राज्यों का ना तो विधानसभा, न ही विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। तो अभी तक एक ही जैसा क्वेश्चन आ रहा है और अगला सवाल भी वैसा ही है। आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? अब यही देखिए, सवाल तो वही है, लेकिन यहाँ पर कूट का इस्तेमाल कर लिया गया है, तो ये थोड़ा टफ लगेगा लोगों को। लिखा क्या गया है, लोकसभा के सदस्य बिल्कुल शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य ये भी शामिल होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, और ना ही राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। तो केवल पहला और दूसरा सही है, सीधी बात है, ऑप्शन ए। सवाल तो वही है, बस लिखने का तरीका, पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया गया है।
अब अगला सवाल है देखिए 2022 से संबंधित। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे उस समय? यानी कि ओवरऑल अब आपको ये बताना पड़ेगा कि 2022 में राज्यसभा और लोकसभा में टोटल कितनी सीटें थी या कितने लोग उस समय सांसद थे। उनकी कुल संख्या ही आपका आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 788 यानी कि ऑप्शन बी। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 16वें उपराष्ट्रपति का जो चुनाव 2022 में हुआ था, उसके निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल थे? तो उसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य थे और राज्यसभा के ही 12 मनोनीत सदस्य थे और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य थे। आज भी 543 ही हैं अभी भी। अब देखिएगा ओवरऑल अगर देखिएगा दोनों सदनों को मिला करके निर्वाचक मंडल में टोटल कितने सीट हुए, तो कुल सीट 788 होते हैं। लेकिन इसमें से राज्यसभा में 5 निर्वाचित और 3 मनोनीत सदस्यों का स्थान उस समय खाली था। यानी कि ओवरऑल 5 और 3 8 लोगों का स्थान तो खाली था, यानी 8 लोग हिस्सा ही नहीं लिए होंगे। तो ओवरऑल 780 लोगों ने ही इसमें मत दिया होगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि इस कारण से चुनाव में मत देने योग्य कुल जो निर्वाचक थे वो 780 ही थे। इनमें से 725 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 15 इसमें से यानी कि 725 लोगों ने वोट दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया होगा। और 725 में से 15 तो इनवैलिड हो गए, यानी कि अब 710 रह गए। 710 में से देखिएगा जो विजयी उम्मीदवार रहा एनडीए का उम्मीदवार प्रत्याशी जिनका नाम था जगदीप धनखड़। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जी को कितना प्राप्त हुआ? 588 और विपक्षी प्रत्याशी मार्गरेट आल्वा को 182 मत प्राप्त हुए थे और इस प्रकार आप देखिएगा कि जो जगदीप धनखड़ जी थे ये विजयी रहे उस समय और 22वें बोल रहा हूँ 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया। अब बात कीजिएगा जब इनको अभी हाल ही में हटाया गया तो 2025 में वापिस से चुनाव हुआ था। तो 2025 में अगर आप देखिएगा तो 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव किया गया। 2025 में निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल था? अब ये लेटेस्ट है इसलिए याद रखिए करंट में भी काम आ सकता है। यहाँ भी अभी भी टोटल सीट 788 ही था, जिसमें लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 6 निर्वाचित सदस्यों का स्थान खाली था। यानी कि ओवरऑल 88 में से आप 6 और 1 7 लोग हटा दीजिए तो 781 लोग बचे जिन्होंने मत देने के योग्य जो बचे थे। 781 में से आप देखिएगा 767 लोगों ने यानी इतने निर्वाचकों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 15 इस बार भी अवैध रहा और विजयी उम्मीदवार इस बार भी एनडीए के गठबंधन प्रत्याशी भाजपा के सीपी राधाकृष्णन थे और इनको 452 वोट मिले और विपक्षी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे बी सुदर्शन रेड्डी इनको 300 मत प्राप्त हुआ और इस प्रकार 17वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसका चयन किया गया? सीपी राधाकृष्णन को, जो अभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। अब अगला सवाल आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। ये बात तो सही है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 66 में ये चीज बोला गया है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए राज्यों के विधानसभा के केवल विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य ये केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी भाग नहीं लेता राज्य से। उपराष्ट्रपति की अगर बात कीजिएगा तो इनके चुनाव में ना तो विधानसभा के सदस्य और ना ही विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दोनों के लिए बात की जा रही है इसीलिए ये गलत हो गया और केवल पहला कथन यहाँ पर सही होगा। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर आपने नोट्स अच्छे से समझ लिया है जो मैंने बताया है स्टार्टिंग में, तो इजीली आप ये मार्क कर पाएंगे। आप देखिएगा राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ये बात तो सही है, लेकिन इसके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, ये तो अप्रत्यक्ष का मामला हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुडुचेरी है, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति की अगर बात कीजिएगा तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के ही केवल निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यों से कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर
यानी कि राज्य के विधानमंडलों का कोई भी प्रत्याशी इसमें भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त तरीके से होता है। तो केवल पहला कथन यहाँ पर सही है। अब अगला सवाल हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ आ रही हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके जाइए। सवाल क्या है? अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है। नीचे 2 आपको वाक्य दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। कथन क्या है? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए पात्र हो। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के चयन के लिए जो योग्यताएँ हैं, वो भी आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 66 में लिखा गया है। इसमें 3 प्रमुख चीज़ें हैं। एक तो उनका उम्र यानी जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उपराष्ट्रपति का, उसका ऐज 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा कि वह इंडियन हो यानी कि भारतीय नागरिक हो और तीसरा क्या है कि वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पर वही बात पूछा जा रहा है कि वह राज्यसभा का सदस्य रखने की योग्यता रखता हो। क्या बात ये सही है? बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निश्चित तौर पर ये कारण भी सही है, क्योंकि आखिर राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उसको योग्यताएँ क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और ये आर्टिकल 64 में लिखा गया है। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो जब राज्यसभा में उनको शामिल होना है, तो राज्यसभा में शामिल होने के लिए जो आवश्यक अहर्ताएँ हैं, वो तो होनी ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है। अगला सवाल आपके सामने जो अभी हमने सवाल देखा था उसके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो मैंने बता ही दिया कि दोनों सही है यहाँ पर। ए और आर दोनों ही कथन और कारण सही है। आप देखिएगा अनुच्छेद 66 का तीसरा खंड का ग जो है इसमें साफ लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और अनुच्छेद 64 और 89 के पहले खंड के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो दोनों ही बात यहाँ पर सही था। अब अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। निश्चित तौर पर पदेन सभापति होते हैं वो राज्यसभा के, तो ये तो सही ही है। दूसरा, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन-कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। आप देखिएगा अनुच्छेद 64 और 89 का पहला खंड, इसके तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और 66 जो अनुच्छेद है इसका पहला खंड ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इस प्रकार दोनों ही कथन सही माने जाएंगे। अगला सवाल बीपीएससी का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 64 के तहत। और आर्टिकल एक और है जिसका आप रेफरेंस ले सकते हैं, 89 का पहला खंड, ये राज्यसभा से संबंधित है और 64 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अगला सवाल है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये तो सेम है, उपराष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यहाँ पर गलत पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही कथन गलत है। क्योंकि चुनाव में आपको पता है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। आप यहाँ देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 66 के पहले खंड के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। बाकी के तीनों कथन इसमें सही हैं। अब अगला सवाल आप देखिए, यहाँ पर कई सारे कथन दिए गए हैं
यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें कौन सही नहीं है, यानी गलत बताना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और दूसरा कह रहा है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है, हमें गलत बताना है, अभी भी ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है, ये तो सही है। दोनों का 5 वर्ष का होता है। और नीचे देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा आप, तो जहाँ पर भी तीसरा दे दिया है वो तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये तो सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए, औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण जो समर्थन होता है लोकसभा में उसके द्वारा भी, जब राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर चुका होता है तो औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता लोकसभा को नहीं पड़ती है। तो ये भी यहाँ पर गलत है, यानी चौथा वाला तो ऐसे गलत दिख ही रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि पहला जो कथन था यहाँ पर बोला गया था कि जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। जनता के लिए कई सारे सदन है, राज्य में भी होता है और संघ में भी होता है, इसलिए पहला कथन भी गलत माना जाएगा। आप देखिएगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा, यानी केवल और केवल राज्यसभा की बात की जा रही है, न कि लोकसभा या फिर राज्यों के विधानमंडल के। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, इसीलिए पहला कथन गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं तत्कालीन समस्त सदस्यों के सामान्य बहुमत से ही पारित संकल्प, जिसे लोकसभा जिस पर सहमति दे, उससे हटाया जा सकता है। इस प्रकार चौथा कथन भी गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग के लिए दोनों सदनों के अलग-अलग विशेष बहुमत, जो कि सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 होता है, इसकी आवश्यकता होती है, और ऐसा प्रावधान उपराष्ट्रपति के संबंध में नहीं है। इसीलिए पहला और चौथा गलत था, बाकी सही है। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यानी कि इसमें ये कह रहा है प्रश्न कि यदि मान लो किसी को उपराष्ट्रपति बनाया गया, मान लो चयन हुआ, आज पहली तारीख को और 10 तारीख को मान लो कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है, तो इसको रद्द किया जाता है, मान लीजिए। तो अब सवाल ये है कि अगर 10 तारीख को रद्द हो गया, तो क्या इससे पहले इस उपराष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो भी कार्यविधि किए गए उनको मान्यता दी जाएगी या फिर नहीं? और दूसरा पूछ रहा है कि जिस दिन ये फैसला आया कि अब इनका जो निर्वाचन है वो रद्द किया जाता है, तो उस तिथि को भी मान लो अगर कोई उनके द्वारा कार्य किया गया तो उसको मान्य किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? ये 2 प्रश्न हैं। तो मैं आपको बता दूँ, देखो, अगर ऐसा होता भी है कभी, तो इसमें प्रावधान ये है, अनुच्छेद 71, आपको याद होगा आर्टिकल 71 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के से संबंधित मामले जो होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस संबंध में फैसला लिया जाता है। तो यहाँ पर वही बात है कि यदि किसी विशेष तारीख को ये घोषणा हो भी जाती है, तो उस तारीख को मिलाकर और उससे पहले जो भी फैसले लिए गए होंगे उपराष्ट्रपति द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के केस में भी यही नियम है, तो ऐसे केस में वो सभी कार्य मान्य होते हैं, उनको गलत नहीं ठहराया जाता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर दोनों ही कथन सही माना जाएगा। दोनों, 1 मिनट, उपराष्ट्रपति के, अच्छा, मान्य नहीं होंगे यहाँ पर लिख दिया गया है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि मान्य होता है। दूसरा वाला गलत हो गया, केवल पहला सही है। ऑप्शंस देख सकते हैं, पहला और दूसरा दोनों, या केवल पहला, केवल दूसरा, या फिर दोनों नहीं। तो हमने अभी पढ़ा था कि केवल पहला सही है। आप देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 2 के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके, यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख, यानी जिस दिन ये फैसला आया उस तारीख को, या उसके पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे, यानी उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा, वो मान्य रहेंगे। इसलिए केवल पहला कथन सही था। दूसरा में लिखा था कि मान्य नहीं होगा, इसीलिए दूसरा गलत है।
अब अगला सवाल हम देखते हैं, यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। ये हमने पढ़ा था दोस्तों कि भारत में उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के बाद दूसरे दूसरा सबसे बड़ा पद है भारत में, तो निश्चित तौर पर ये दूसरा उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी या पदधारी इनको माना जाएगा, पदधारी। और उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होता है। निश्चित तौर पर आप देखिएगा उपराष्ट्रपति के तौर पर इनके पास कोई कार्य नहीं होता है और इसीलिए उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई वेतन भी इनको नहीं मिलता है। ये राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करते हैं, इसीलिए सभापति के रूप में इनके कार्य और दायित्व दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 66 में ही है। और इसी सभापति के पद के लिए इनको वेतन भी मिलता है, जो कि 4 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित है। अब देखिएगा राष्ट्रपति तो ये भी सही है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। और ये आर्टिकल 65 के आधार पर ऐसा बोला गया है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनके कार्यों का कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद त्याग या फिर अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ये भी अनुच्छेद 65 के आधार पर ही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर चारों ही कथन सही माने जाएंगे, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास राष्ट्रपति पद से विशिष्टतः कोई इससे जुड़ा हुआ औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग या मान लीजिए पद से हटने अथवा मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है वो सही। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि किसी कारण से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में क्या सही है? हमने पढ़ा था ये सारी चीजें आर्टिकल 65 में लिखी हुई हैं। इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं बने रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा के सभापति बनने के लिए ये साफ-साफ बोला गया है कि सभापति वही व्यक्ति रहेगा जो किसी अन्य लाभ वाले पद पर आसीन नहीं है, यानी लाभ वाला कोई और पद पर वो अभी पदस्थापित नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, तो उनको राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो उनको चूंकि दूसरे जगह से वेतन मिलने लगा, इसीलिए वो सभापति के तौर पर काम नहीं करते हैं जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगला है, इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग दे दे तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद निर्वहन करेंगे? बिल्कुल ये भी सही है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं मौजूद हो तो न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस, ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। अगर ये भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो यहाँ पर केवल दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसको सही माना जाएगा। देखिएगा यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 64 के परंतु के अनुसार यदि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के अधीन किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ा तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। और संविधान के अनुच्छेद 91(1) के अनुसार राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति जो होते हैं राज्यसभा के, वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करते हैं। और अनुच्छेद 65 के तीसरे खंड के अनुसार इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां और वेतन भत्ते इत्यादि प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के लिए संसदीय विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियों में भत्तों और विशेषाधिकार ये सभी प्राप्त हो जाता है किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अधिनियम 1969 के अनुसार यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे देते हैं तो ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के का कार्यभार संभालते हैं। अब अगला सवाल आप देखिए, यहाँ पूछा गया है उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा हटाया जाता है, न कि कैबिनेट, लोकसभा या मंत्रिपरिषद के द्वारा। राज्यसभा पहले प्रस्ताव पारित करता है, उसके बाद लोकसभा द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है और जब स्वीकार हो जाता है लोकसभा द्वारा तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ये ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले सूचना दिया जाना चाहिए। 14 दिन पहले इनको सूचित करना होता है कि आपके ऊपर
इस प्रकार का प्रस्ताव का गठन किया जा रहा है। आप देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 67 के दूसरे खंड के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे संकल्प यानी कि प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसे लोकसभा भी सहमत है जिस पर। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय को कम से कम 14 दिन पहले सूचित न किया जाए उपराष्ट्रपति को। सवाल आप देखिए अब, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है किसके द्वारा? ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, बाद में सहमति ली जाती है लोकसभा की, लेकिन प्रस्ताव जाता है राज्यसभा में ही। तो ऑप्शन डी यहाँ पर निश्चित तौर पर सही है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? निश्चित तौर पर राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा, जबकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। आप देखिएगा राज्यसभा की अध्यक्षता यानी कि सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति द्वारा, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो जरूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। सवाल है अगला, नीचे 4 आपको युग्म दिए गए हैं जिनमें से वही युग्म आपको चुनना है, सही युग्म बताना है जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जीएस पाठक, दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, और तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन, और आखिरी है बी.डी. जत्ती और के आर नारायणन। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर निश्चित तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीवी गिरी हैं, क्योंकि ये दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पहले उच्चायुक्त के पद पर रह चुके हैं। आप देखिएगा यहाँ पर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे इससे पहले, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1949 से 52 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी 1947 से 51 तक सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के आर नारायणन भी चीन में राजदूत रहे। इस प्रकार ऑप्शन बी को सही माना जाएगा। अब अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, यानी इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वैसे तो ये जज थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये चीफ जस्टिस थे इंडिया के मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। और 1969 में दोस्तों 16 मैंने लिख दिया, 1969 की बात है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे राष्ट्रपति के पद पर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, लेकिन इनको भी चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था तो ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या किया, इन्होंने अपना पद त्याग कर दिया, यानी त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, तो उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, तो ये राष्ट्रपति का काम तो कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर किसने संभाला है ये पूछा है गया है, फखरुद्दीन अली अहमद। हालांकि बाद में आगे चल करके ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी चुनाव जीते थे, तो उपराष्ट्रपति का कार्य इन्होंने किया। यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में ही पूछा जा रहा है। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये तो डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने काम नहीं किया है। ये पहले राष्ट्रपति के तौर पर काम किए 1969 में, आगे चल करके मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह हैं ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी काम किए। नीलम संजीव रेड्डी भी डायरेक्ट राष्ट्रपति के पद पर काम किए हैं, उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी पहला और चौथा सही होगा। आप देखिएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये 1979 से 84 के बीच, और डॉक्टर
शंकर दयाल शर्मा ये 1987 से 92 के बीच भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। बाकी फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी ये दोनों उपराष्ट्रपति नहीं थे, इन्होंने डायरेक्ट राष्ट्रपति पद पर चुनाव जीता था। अब अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ क्या पूछा गया है आपसे? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? पहला है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। हमें गलत के बारे में बताना है। ये तो सही है निश्चित तौर पर, अगर संविधान में संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा निश्चित तौर पर बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। बिल्कुल ये भी सही है। कम से कम 5 न्यायाधीशों का एक बेंच रहता है, या उनका ग्रुप कह सकते हो, जूरी कह सकते हो। अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में ये शामिल है, निश्चित तौर पर शामिल है। और जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये गलत है, क्योंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे ये आपको अच्छे से पता होगा। डॉक्टर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो वर्ष 1952 से 62 तक यानी 2 कार्यकाल में ये अपना उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। व्यक्ति के अनुसार देखिएगा तो ऐसे अगर क्रम के अनुसार देखिएगा तो दूसरे भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही थे और ये तीसरे हो जाएंगे, लेकिन व्यक्ति के तौर पर ये दूसरे व्यक्ति थे। ये 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इस पद पर रहे। देखिए आज की वीडियो का और इस टॉपिक का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया है मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? 10वां है, 11वां है, 12वां है या फिर 13वां है? देखिए यदि व्यक्ति के तौर पर देखिएगा तो जो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं ये 12वें व्यक्ति होंगे उपराष्ट्रपति के तौर पर, और इनका कार्यकाल जो था ये 2007 में बने थे, तो 2008 में ये करंट अफेयर के तौर पर पूछा गया था। 7 से आप जोड़ लीजिए तो 2 बार ये रहे, तो 7 से 17 तक ये रहे। और अभी जो हैं वो 15वें उपराष्ट्रपति हैं अभी, जो सीपी राधाकृष्णन हैं। ये 15वें हैं, ठीक है ना। व्यक्ति के तौर पर क्रम में देखिएगा तो ये और आगे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 12वां क्रमांक पर ये हैं, और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार देखिएगा तो 15वें हैं। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है और ये टॉपिक भी इसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हमें पढ़ना है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी नए हैं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी।